नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल किरीन। डालेंगे फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जनसंघ से सियासी सफर शुरू करने और उसके बाद जीवन भर भाजपा के साथ जुड़कर जम्मू कश्मीर की नाम रोशन करने वाले स्वर्गीय प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। जम्मू में आज आयोजित प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता खेल रत्न अवार्ड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेते हुए उपराज्यपाल ने खेल जगत से जुड़े 65 लोगों को अवार्ड दिए और उसके बाद अपने संबोधन में दिवंगत नेता द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए किए गए संघर्ष को याद किया। उपराज्यपाल ने कहा कि स्वर्गीय चमन लाल गुप्ता द्वारा किए गए संघर्ष के कारण ही आज वाल्मीकि और वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को उनका हक मिल पाया है। मैडम नुसरत गुल जोरदार तालियों में धन्यवाद महोदय। जम्मू कश्मीर में अलग विधान और 22 फरवरी 1997 को संसद में बोलते हुए चमनलाल जी ने सवाल उठाया था कि कोई व्यक्ति इस देश में रहने का अधिकार कैसे प्राप्त कर सकता है जब वह देश के एक हिस्से को भारत का अभिन्न अंग नहीं मानता है। इसके खिलाफ बोलता एक और सवाल उन्होंने उठाया था कि इन कानूनों के लाभार्थी कौन है, और उसका जवाब भी दिया था कि कम से कम आम आदमी तो जम्मू कश्मीर का नहीं है। उनका मानना था कि उन कानूनों का फायदा न तो जम्मू कश्मीर को हुआ, न ही उसकी आर्थिक व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव हुआ, बल्कि देश और जम्मू कश्मीर के बीच एक विभाजन की रेखा खड़ी हो गई। आउटसाइडर का हुआ खड़ा करके मनोवैज्ञानिक दीवार एक ऐसी खड़ी हुई जिसके कारण अनेक कठिनाइयां भी हैं। मुझे प्रसन्नता है कि जिस पवित्र कार्य के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, अन्याय, अलगाववाद, भेदभाव, आतंकवाद, 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद ने भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण उसे समाप्त कर दिया। वह दीवार सदा सदा के लिए समाप्त हो गई। यहाँ रहने वाला वाल्मीकि हो, दलित हो, गोरखा हो, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हो, यानी ऐसे लोग जिन्हें सामाजिक न्याय प्राप्त हो सका है, वंचित वर्गों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के नागरिक अधिकार मिल सके, लंबे समय की ऐतिहासिक भूल को दुरुस्त करने। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने सरकारी अस्पतालों व स्वास्थ्य संस्थानों में कई खामियों को उजागर करते हुए सरकार से इस ओर ध्यान देने का आह्वान किया है। भाजपा के मुताबिक सरकारी अस्पताल कई कमियों से जूझ रहे हैं और सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। भाजपा की प्रवक्ता रजनी सेठी ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार से अस्पतालों की खामियों का संज्ञान लेने के लिए सरकार से कमेटी का गठन करने की मांग की ताकि इन्हें पूरा किया जा सके। जानते हैं स्वस्थ होगी तो मुझे 2 महीने हो गए हैं एनसी की सरकार को बने हुए। मुझे लगता है कि लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि सरकार बनाई तो बनाई क्यों थी। हेल्थ एक मेन हमारा इश्यू है जिसको हम लोग लगातार चिंता करते हैं और किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति स्वस्थ रहे उसके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। मोदी जी तो अपना काम कर रहे हैं मगर यहाँ की सरकार उस काम को आगे अंजाम नहीं दे रही। जो देखने को मिल रहा है कि हॉस्पिटल्स में, चाहे वो गांव के हॉस्पिटल्स हैं, चाहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, चाहे यहाँ का जीएमसी है या कोई भी हॉस्पिटल है, वहां पर स्टाफ प्रॉपरली बिहेव नहीं करता पेशेंट्स के साथ। अगर ब्लड की कोई जरूरत पड़े वहां पर ब्लड मुहैया नहीं होता, दवाइयां हॉस्पिटल में नहीं मिलती, हॉस्पिटल के बाहर जाके उस पेशेंट को पैसा खर्च के दवाइयां लानी पड़ रही हैं, जो एक चिंता का विषय है। जम्मू कश्मीर की सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी को इसके लिए स्पेशल एक कमेटी बनानी पड़ेगी क्योंकि इनकी हेल्थ मिनिस्टर सकीना इट्टू जी मुझे लग रहा है कि इस लेवल पे कोई काम नहीं कर पा रही। तो इसीलिए आज की प्रेस वार्ता थी ताकि उनके कानों तक एक आवाज जाए जो जम्मू की जनता चाहती है। डोडा में बनी एक इमारत की ऊपरी मंजिल पर आज संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से वहां सनसनी फैल गई। इस मंजिल पर गत्ता व कुछ अन्य सामान रखा गया था जिसमें से लपटे उठने पर लोगों ने दमकल विभाग को सूचित किया। इसकी सूचना मिलने पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और इस आग पर काबू पा लिया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और नीचे वाली मंजिल पर
चल रहे निजी बैंक को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और हमने अनफन में बड़े अच्छे तरीके से इस पे काबू पा लिया और आग बुझा दी है। खैर कुछ नहीं अभी पता लगा, क्योंकि ये आग जो है HDFC और महिंद्रा बैंक जो है इनके ऊपर जो फ्लोर है वो ओपन बना हुआ है, लेकिन उसमें कोई पार्टीशन वगैरह कुछ नहीं हुई है। वहाँ पर कुछ डंप था, गत्ते वगैरह कार्टून के खाली हुए थे और एक फ्लेक्स बोर्ड जो है वो भी इन्वॉल्व हो चुका था। तो उस कागज़ वगैरह गत्ता जो कार्टून के बोर्ड्स हैं उनमें आग लगी हुई थी। रास्ते में जब भी हम आते हैं गाड़ियाँ हमें साइड नहीं देती हैं। इस वक्त भी मैं अपनी पर्सनल स्कूटी लेके आगे लोगों को मिनते कर रहा था कि साइड हो जाओ। हमारी गाड़ी का सायरन, दोनों गाड़ियां हमारी पीछे सायरन ऑन था, लेकिन तो भी लोग साइड नहीं देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे मिलेंगे जो साइड देके राजी नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करते हैं सब लोगों से कि जब भी सायरन ऑन हो कम से कम मेहरबानी करके हमें जल्द से जल्द साइड दें, ताकि हम किसी महाराजा रणवीर सिंह के शासनकाल में 1873 में बनी रणवीर नहर की हालत बद से बदतर हो चुकी है। यह नहर अखनूर से लेकर आरसपुरा तक फैली हुई है, जिसका पानी किसी समय लोग पीते थे, लेकिन अब इस पानी को छूने से भी लोग गुरेज कर रहे हैं। हालांकि इस नहर की इस हालत के लिए लोग भी कम जिम्मेदार नहीं हैं, जो उसमें गंदगी फैलाने से परहेज नहीं करते। यह महत्वपूर्ण जल स्रोत अब गंभीर प्रदूषण से ग्रस्त हो चुका है और सरकार इसे लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही। लेकिन आज इसकी स्थिति जो है बहुत दयनीय स्थिति हो गई है, क्योंकि इस नहर को अब लगभग नाले के रूप में इन्होंने तब्दील करके रख दिया है। जितना पॉलिथीन है लोग घरों से निकालते हैं, कूड़ा निकालते हैं, नहर में डालते हैं। जितना भी इनका विरोध करते हैं हम लोग, समझाते हैं लोगों को कि भाई इसमें मत डालो, लेकिन फिर भी किसी आस्था के नाम पर, किसी और कोई कार्य के नाम पे जो कचरा है वो नहर के अंदर डाले जा रहा है। और बरनाई से जहाँ तक कुछ लोगों ने मुझे कोई नाले भी इसमें इन्वॉल्व कर दिए हैं, जिसके कारण इसकी हालत बहुत ही दयनीय हालत हो गई है। स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। आप देख सकते हैं लगातार पॉलिथीन हर साल सफाई भी की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सफाई है लोग इसकी कदर नहीं कर रहे। ये हमारे लिए एक ठंडे पानी की नहर पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। हिंदुस्तान में आप घूम के आओ, सबसे अगर ठंडे पानी की कोई नहर है तो वो यही है, रणवीर कनाली आरसपुरा में जाता है, जिससे जो नंबर 1 चावल है वो आरसपुरा से निकलता है। तो इसमें अहम भूमिका जो है वो कृषि में तो पानी की रहती है, तो पानी के बिना तो कोई खेती बाड़ी हो नहीं सकती, इसलिए इसका बहुत योगदान है। इसको संभालने की जरूरत है। ये हमारी धरोहर है जो हमारे महाराजा रणवीर सिंह जी हमें देकर गए हैं। पहले जब हम बचपन में थे हम यहाँ से पानी पीते थे, सारे लोग जहाँ से कुछ मटके वगैरह रख देते थे, ठंडा पानी मिलता था गर्मियों के दिनों में, लेकिन धीरे धीरे खत्म ही हो गया सारा कल्चर ही। अब तो इसको कूड़ा ही, कुछ लोगों ने तो बाथरूम ही डाले हुए, मुझे कोई इसमें एतराज़ नहीं है, कोई बहुत सारी पाइपें बीच में डाल दी हैं। इसके लिए कोई टीम बननी चाहिए जो इसकी देखभाल कर सके, जो इसका पर्याप्त लोगों को गाइडेंस चाहिए। बिना जब तक समाज इन्वॉल्व नहीं होगा सरकार क्या करेगी? लोगों का इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है कि जो गंदगी फेंके उन पे ऊपर कड़ी कार्रवाई की है, उनको जुर्माना लगाना चाहिए। रणवीर सिंह महाराज ने बनाई थी ये, रणवीर सिंह महाराज, लेकिन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। इन लोगों ने इधर गंदगी फैला दी है इसमें। इसकी आज से 12-13 साल पहले की बात, पुरानी बात है। यही पानी पीते थे और यही पानी फसलों में लगता था। इधर बासमती इतनी होती है कि इस पानी से पूरे मशहूर में होती बासमती है। लोग इतने वो करते थे, लेकिन आज इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। प्रशासन इसकी तरफ लापरवाही है। इनको ये नहीं पता कि इसके क्या, अगर हम इसका पानी साफ करें, सफाई करें, तो जम्मू में कभी 100% कमी नहीं आएगी पानी की। आज देखो इसकी क्या हालत, इसकी ये हालत है तो गंगा माई की क्या हाल किया होगा लोगों ने। इसके लोगों ने कुत्ता मर जाए वो भी बीच में, जो गंद है सारा बीच। इसको देख के खुद रोना आता है कि लोगों के अंदर रावण बैठा है, राम नहीं है। इन्होंने तो भ्रष्ट कर दिया पूरे नहर को। अब तो नहाया नहीं जाता। देख के जब देखता नहाते हैं तो खारिश शुरू होना हो जाता पूरा शरीर को, इन्फेक्शन होती है। इसलिए हम भी दुखी हैं। जब त्रेता युग से लेकर द्वापर तक इसका लेख है, पवित्र नदियाँ कोई ऐसी ये नहीं है, लेकिन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ये नहर अखनूर से आई है, चनाव दरिया की धर्मपुत्री है। आगे कहाँ जाती है? आगे पूरा नवेशहर तक जाती है, सारा फसलों को पानी लगता है, लेकिन लोग उसकी तरफ लापरवाही है, इसकी तरफ नहीं देखते हैं। गंदगी फैल गई है। इधर देखो, जब भी इधर देखता हूँ तो रोना मेरे को सिर्फ यही गीत याद आता है कि राम तेरी गंगा मैली होगी। क्या करें, लोगों को क्या बताएं? जिसको बताएं वो बोलता तू महात्मा है। वो इसके लिए कोई जागृति, कोई मंच नहीं है।
होना चाहिए। इसके लिए होना चाहिए, लोगों को जागृति मिले कि इसको हम बचाएं, सारे सफाई अभियान चलाएं, लेकिन कुछ लोगों को ये नहीं है, उसको रावण है, दिल में रावण बैठा, राम नहीं आएगा, राम सिर्फ पैसों के लिए। सरकार को क्या कहेंगे? सरकार को यही मिला कि इसकी सफाई का ध्यान करवा दो, नहीं तो हमको बोलो, हम खुद करवा। खबर की ओर, सर्दियों के जोर पकड़ते ही पुंछ में लोड बढ़ने के कारण बिजली विभाग को बिजली की अघोषित कट लगाने पड़ रहे हैं। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पुंछ में कई लोग सर्दियों में कई उपकरणों का इस्तेमाल कर बिजली चोरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से विभाग को बिजली के कट लगाने पड़ रहे हैं। विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आफ्ताब अहमद ने बताया कि ऐसे लोगों की निशानदेही की जा रही है और जल्द ही उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। शदीद सर्दी पड़ रही है, सर्दी पड़ने की वजह से जो है लोड जो है काफ़ी एकदम अब्रप्टली बढ़ गया है, जिसकी वजह से फोर्स कट हमें करने पड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों ने बहुत सारे हीटिंग गैजेट्स हैं इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, हीटर, बॉयलर, गीज़र वगैरह, तो जिससे एक हमारे फीडर्स ओवरलोडेड हो गए, हमारे डीटीज ओवरलोड हो गए, तो उसी वजह से ये जो है कट करने पड़ रहे हैं। तो आएंगे, देखो ना, अगर तो फिर लोग भी जितना बिल है, जितना एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के हिसाब से अगर वो बिजली चलाएंगे फिर कट भी नहीं होगा। लोग इसमें बहुत सारे लोग हैं जो एग्रीमेंट को वायलेट करके बहुत ज़्यादा जो पावर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर लोग जितना एग्रीमेंट डिपार्टमेंट के साथ है उतना ही अगर वो बिजली इस्तेमाल करेंगे तो कट भी नहीं होगा, क्योंकि लोग वायलेट कर रहे हैं कट को। अब हमारी एनफोर्समेंट टीमें भी निकली हैं फील्ड में, तो उसमें जिसका ये ज़्यादा लोड पाया जाएगा उसके खिलाफ एक्शन होगा, उसको फाइन इम्पोज किया जाएगा, उसका लोड भी रिवाइज किया जाएगा। अब आजकल वो दौर नहीं रहा है। आज ये जितनी यूनिट आपके डिस्ट्रिक्ट को पंप होते हैं, हर एक यूनिट की बिलिंग होती है, हर एक यूनिट की अकाउंटिंग होती है, तो उस हिसाब से हमें टारगेट दिया जाता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतनी करोड़ों की बिजली दी गई जी, उसके हर महीने बताया जाता है कि इतने लाख की, इतने करोड़ की बिजली आपके डिस्ट्रिक्ट में दी गई, उसका हर महीने हिसाब होता है। खिलाफ नहीं होना चाहिए, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी, आपको उसमें डेली का हर घंटे आवरली पता चलेगा आपने कितनी बिजली इस्तेमाल की। ऐसे लोगों का इल्जाम रहता है जी हमें बिजली नहीं मिली तो हमें बिल आ गया, उस स्मार्ट मीटर में आपको बिल्कुल आपके एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, आपको पता चलेगा, हर घंटे बाद आपको डिटेल आ जाएगी, हाँ जी मैंने इतने पैसे की बिजली चला दी, इतने यूनिट कंज्यूम कर दी, वो आपको डिटेल उसमें आ जाएगी। स्मार्ट मीटर का मतलब यही है कि वो आपके हर चीज आपको बताएगा, आपने इस घंटे में इतनी पावर यूज की। नॉर्मल मीटर पे सिर्फ आपकी रीडिंग आती है जी महीने बाद जी इतनी रीडिंग कंज्यूम कर दी आपने, और बाद में वो प्रीपेड भी होगा कि आप जितना उसको रिचार्ज करोगे उतना आप इसकी बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों के लिए यही मैसेज है तमाम कंज्यूमर के लिए कि कम से कम जो पीक आवर्स हैं हमारे 5-6 बजे। पुंछ के डीसी के दिशा निर्देश पर स्वरनकोट के हाड़ी मरहोट स्थित प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आज फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। स्वरनकोट के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर द्वारा लगाए गए इस मेडिकल कैंप में 700 से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने के साथ साथ उनके जरूरी टेस्ट किए गए, जिनमें जरूरत के हिसाब से दवाएं भी वितरित की गई। स्वरनकोट का रिमोटेस्ट एरिया है, डीसी साहब की वर्दी, डीसी साहब की डायरेक्शन पे और सीएमओ साहब की डायरेक्शन पे ये एक मेडिकल कैंप, फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें लोगों को फ्री दवाइयाँ जो हैं तकसीम की जा रही हैं, उनकी ज़रूरियात के मुताबिक उनको चेकअप करके। यहाँ सर्जन कैंप में आया है, गायनिकोलॉजिस्ट आए हैं, तो यहाँ का स्टाफ भी है, और भी जो हमारे फील्ड के MLHPs हैं जो स्क्रीनिंग पे डिप्यूट किए गए हैं, जो हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जिनको हम एडवांस में गवर्नमेंट चाहती है कि प्रिवेंशन हो, हम उनको पहले से डिटेक्ट कर पाएँ, तो इस हवाले से ये कैंप था, खासकर टीबी की स्क्रीनिंग जो थी और लेप्रोसी की। जी बहुत फ़ायदेमंद रहा है। अभी तक हमने 150 ब्लड प्रेशर के लोगों का ब्लड प्रेशर चेक किया। आज बड़ा इनिशिएटिव लिया है और एक मेडिकल कैंप जो ईदगाह मरहोट में जो है वो इन्होंने लगाया है, और फ्री मेडिकल कैंप है, और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने जो है यहाँ पे दवाई हासिल की है। लोग बहुत परेशान हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पे सड़क कनेक्टिविटी अभी नहीं है, और रात को अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको कम से कम 3 से 4 किलोमीटर पैदल लोग अपनी चारपाइयों पे उठा के जो है वो रोड तक लाते हैं। फिर रोडों की भी वो कंडीशन है कि 1-2 घंटे जो है वो हॉस्पिटल तक पहुँचने में लगते हैं। बहरहाल इस कैंप का बहुत बड़ा उन लोगों को फायदा मिलने वाला है कि जो दूर दराज इलाकों में रहने वाले हैं, वो यहाँ से दवाई हासिल करेंगे, क्योंकि जो दवाई आज यहाँ मिल रही है वही दवाई पुंछ और जम्मू जो है लोगों को मिलती थी, क्योंकि आज जो स्पेशलिस्ट यहाँ के हैं, मैंने सुना है उनसे बात भी।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बिश्ना इकाई ने जल्द ही पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए कहा है। इस प्रतियोगिता में 22 दिसंबर को बिश्ना में होगी, जिसमें लड़के और लड़कियां भी भाग ले सकती हैं। परिषद के नगर मंत्री राघव शर्मा ने बताया कि इसमें हर उम्र वर्ग के पावर लिफ्टर भाग ले सकते हैं और विजेताओं को मेडल भी मुहैया करवाए जाएंगे। तो मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा यूथ जो है इसमें जुड़े और इसमें हिस्सा ले। मैं आपको बताते हुए चलूं कि यहाँ पर हर लड़का भी वो कर सकता है, खेल सकता है, और लड़कियां भी खेल सकती है। इसमें कोई एज ग्रुप का कोई मैटर नहीं है। वेट कैटेगरीज बनेगी, उसके हिसाब से जितने यूथ या जितना बच्चे होंगे उनको वो बोला। ये मैं आपको बता चलूं, ये इसका कोई शुल्क नहीं है, ये फ्री है सभी के लिए। कोई भी इसमें आप आके यहाँ पर आकर जीसी हेल्थ क्लब में आके फॉर्म जो है वो ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। ये टोटली फ्री है। इसी के साथ आपको जैसे जैसे जिसका जो रैंक होगा उसके हिसाब से उसको मेडल प्रोवाइड किए जाएंगे, रिफ्रेशमेंट हमारी तरफ से होगी, और आपने बस कुछ नहीं करना है। यूथ ने ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर बस इस चीज में हिस्सा लेना है। धन्यवाद। जाने माने गांधीवादी लक्ष्मीदास द्वारा लिखित आत्मकथा संघर्ष की आबीती का विमोचन कर दिया गया है। में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह ने इस पुस्तक का विमोचन कर लक्ष्मीदास की संघर्ष गाथा का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष के क्षण आते हैं, लेकिन तय और जीवन मूल्यों का आधार ऐसे लोगों का मार्गदर्शन भी करता है, और लक्ष्मीदास इसकी जीती जागती मिसाल है। डोगरी और संस्कृत सहित अन्य भाषाओं के साथ भेदभाव किए जाने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जम्मू में आज जोरदार प्रदर्शन किया। परिषद ने एक रोष रैली निकाली और उसके बाद तवी पुल पर धरना देकर सरकार पर इन भाषाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। इस दौरान तवी पुल पर भारी जाम लग गया और यातायात रुकने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। परिषद ने चेतावनी दी कि अगर इस भेदभाव को खत्म न किया गया तो आने वाले दिनों में जिला स्तर पर आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। दी जाए, लेकिन हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत डोगरी को 3, संस्कृत को 0, हिंदी को 0, पंजाबी को 1 पोस्ट लेक्चरर की दी हुई है। लेकिन हम जानते हैं कि कंट्रेक्चुअल के 47 कंट्रेक्चुअल लेक्चर लगे हुए हैं 10+2 में। जिस प्रकार के जम्मू कश्मीर के अंदर संस्कृत भाषा के साथ भेदभाव किया जा रहा है, यह संस्कृति, संस्कार और सभ्यता का सीधा खत्म करने का जो सरकार का मंशा है वो दर्शाती है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर विद्यार्थी परिषद जाग चुका है। आने वाले समय में अगर डिमांड पूरी नहीं की, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हर जिले के अंदर देखिए, जिस प्रकार से भारतीय भाषाओं का अपमान किया जा रहा है जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा, जहां पर भारत की गैर भारतीय भाषाएं हैं उन्हें बढ़ावा देने का काम, और अपनी जो भारत की मूल भाषाएं हैं हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, डोगरी, इसको पीछे रखने का काम जो है ये सरकार द्वारा किया जा रहा है, और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। विद्यार्थी परिषद जम्मू यूनिवर्सिटी पूरे स्टेट भर में इसका प्रोटेस्ट चलेगा। पिछले 3 हफ्ते से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई सरकार का यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं आया हमारा हालचाल पूछने। आज हम मजबूर होके यहाँ पुल पे आए हैं, पुल यहाँ पे बंद करने। सरकार से अभी भी हम उनसे बोल रहे हैं कि इस पे कोई विषय पे बातचीत करे। जब तक उनका कोई यहाँ पर सरकार का नुमाइंदा यहाँ बातचीत नहीं करेगा, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। जम्मू के बीसी रोड पर पिछले कई सालों से अपनी रोजी रोटी चला रहे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोगों ने एक सोची समझी साजिश के तहत उन्हें वहां से बेदखल करने का आरोप लगाया है। मैक्सी कैब एंड स्पेशल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के मुताबिक भाजपा के एक बड़े नेता की शह पर सिर्फ एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए उन्हें बीसी रोड से हटने का फरमान जारी किया गया है। यूनियन के प्रधान विजय डोगरा ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि पिछले कई दशकों से बीसी रोड पर कारोबार करने वालों के लिए जारी किए गए फरमान ने उनके होश उड़ा कर रख दिए हैं। इस पूरे मामले में सिर्फ एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाया जा रहा है, जो सरेआम कहता फिर रहा है कि उसे भाजपा का संरक्षण प्राप्त है। जिम्मेदारी प्रशासन होगा। इन्होंने एक ऑर्डर लगा दिया कि उस जगह पे कोई काम नहीं करेगा। देखिए, पिछले 10 सालों से मैं भी कर रहा हूँ। एक हमारा ऑटो स्टैंड है, वो
पिछले 40 सालों से काम कर रहे हैं हमारे साथ। मैडम जी हैं, इनके 2004 की रजिस्ट्रेशन है सुमो यूनियन की, ये भी पिछले कितने सालों से काम कर रहे हैं, 24 साल से लगभग। आप मानेंगे 24 साल से ये लोग भी। अब आज क्या गए ऑर्डर लगवा दिया जी हम सबको उठाएंगे। ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहता हूं, ये कौन सा इंसाफ है? एक बंदे का, एक पर्टिकुलर एक बंदे की सपोर्ट कर रहे हो आप, किसके कहने पे कर रहे हो? हाई कितने लेवल का बंदा है? मैं आपके चैनल के माध्यमों से ये कहना चाहता हूं, जो भी उसके पीछे सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी सरकार के बड़े आला अधिकारी हैं, उसमें देखो वो शरेआम कहता है जी मैं जितेंद्र सिंह का बंदा हूं। मैं जितेंद्र सिंह से, देखिए वो हमारे मंत्री हैं, मैं हाथ जोड़ के उनसे भी निवेदन करता हूं, आप ग्राउंड में आए। अगर आपका वो इतना खास है, पहले ग्राउंड में आए, हमारी भी बात सुनी जाए। हमने भी आपको वोट दी है, वो एक अकेला कार्यकर्ता नहीं है बीजेपी का। पुलिस वाले साथ होके उस बंदे की गाड़ियां भरा रहे। पहले तो आधी रात के, अंधेरे की रात में पुलिस ने साथ होकर के उसकी गाड़ियां लगवाई। देखिए ये कौन सा इंसाफ है, जो एक घर के बाहर आप दूसरा घर बिठा रहे हो। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी नहीं होती तो आज ये क्लैश नहीं होता। आप क्यों नहीं ऐसा काम करते हो? हमारे पास स्पेस भी है, जा तो होना कि गवर्नमेंट के पास जगह नहीं है, तो समझ आती है बात। जमीन होने के बावजूद भी ये इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? हमारे लोगों को सही तरीके से स्टैंड क्यों नहीं देते? अब ये किसी के खिलाफ नहीं है, वो भी ड्राइवर हैं, हम भी ड्राइवर हैं, उनकी भी यूनियन है, हमारी भी यूनियन है, सबको हक है। हम ये नहीं करें कि पर्टिकुलर एक विजय डोगरा ही है काम करेगा बीसी रोड के अंदर, बाकी नहीं करेंगे। सबको हक है, सब काम करें, मगर मुझे नहीं लग रहा कि ये हम दोनों का कोई आपसा क्लैश हमारी मर्जी से नहीं हुआ। ये इसमें खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए।